स्टूडेंट्स, आज नील नदी, मिस्र सभ्यता की जानकारी देने वाले स्रोत और मिस्र की काशीयुगीन सभ्यता के दौरान शासन करने वाले 30 राजवंशों के शासकों और उनके प्रमुख कार्यों का अध्ययन करेंगे। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में और एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। इसके पूर्व में लाल सागर, पश्चिम में लीबिया देश, उत्तर में भूमध्य सागर, दक्षिण में सूडान देश स्थित है। सूडान को उस समय नूबिया के नाम से जाना जाता था। इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी की देन बताया है, क्योंकि कृषि और यातायात की दृष्टि से नील नदी का अत्यधिक महत्व रहा है। नील नदी मिस्र के बीच से बहती है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 6,650 किलोमीटर है। इसे मिस्र के निवासी प्राचीन काल में हापी नाम से पुकारते थे। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील के पूर्व में केन्या, उत्तर में युगांडा और दक्षिण में तंजानिया देश स्थित है। नील नदी का निर्माण दो नदियों श्वेत नील और नीली नील के संगम से होता है। श्वेत नील विक्टोरिया झील से निकलती है और युगांडा का जिंजा शहर इसके उद्गम स्थल पर है। श्वेत नील विक्टोरिया झील से निकलने के बाद कयोगा झील में प्रवेश करती है और यहां से निकलने के बाद यह अल्बर्ट झील में गिरती है, जो युगांडा और कांगो देशों की सीमा पर स्थित है। श्वेत नील युगांडा के बाद दक्षिणी सूडान में प्रवेश करती है और दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा इसी नदी के तट पर स्थित है। दूसरी ब्लू नील इथियोपिया की ताना झील से निकलती है। इस तरह श्वेत नील और नीली नील दोनों नदियां सूडान की राजधानी खार्तूम पर जाकर मिल जाती है। सूडान की राजधानी खार्तूम इन दोनों नदियों के संगम पर स्थित है। इसके बाद इस नदी को नील नदी के नाम से जाना जाता है। इथियोपिया के पठारी भाग से निकलने वाली एक अन्य नदी अतबारा भी इसमें मिल जाती है। नील नदी वादी हाफा नामक स्थान के निकट मिस्र में प्रवेश करती है। इस पर नासिर झील और आसवान बांध बने हुए हैं। मिस्र की राजधानी कायरो नील नदी के तट पर बसा हुआ है और अंत में यह 6,650 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद भूमध्य सागर में गिर जाती है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। अब है मिस्र सभ्यता की जानकारी देने वाले कौन कौन से स्रोत हैं, जिनमें पहला है मेनेथो का विवरण। 3री सदी ईसा पूर्व में मिस्र के यूनानी शासक टोलमी प्रथम फिलाडेल्फस ने एक मेनेथो नामक पुरोहित को यह काम दिया कि मिस्र के जो प्राचीन लेख हैं उनको इकट्ठा करो और उनको व्यवस्थित करके उनका अनुवाद किया जाए। मेनेथो सेबेनाइटास नामक स्थान का निवासी था। इसने प्राचीन मिस्र के लेखों को एकत्र किया और इसने मेनीद से लेकर अर्थजरक्सीज तृतीय तक के प्राचीन मिस्र के इतिहास को 30 राजवंशों में बांट दिया। लेकिन दुर्भाग्य से उसकी जो रचना है वो उपलब्ध नहीं है, किंतु बाद के लेखकों की रचनाओं में इसके विवरण प्राप्त होते हैं। इस तरह मेनेथो का जो विवरण है वो मिस्र के इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट है रोजेटा अभिलेख। फ्रांस के शासक नेपोलियन के मिस्र पर आक्रमण के समय 1798 ईस्वी में रोजेटा नामक स्थान से एक पत्थर का लेख प्राप्त हुआ। इस पर 3 लिपियों में लेख लिखा गया है। पहली हाइरोग्लिफिक लिपि अथवा गूढ़ाक्षर लिपि, दूसरी डिमोटिक लिपि जो प्राचीन मिस्रवासियों की लिपि कही जाती है, तीसरी यूनानी लिपि। अंग्रेज विद्वान टॉमस यंग ने भी एक मिस्री स्तंभ लेख की खोज की, जिसके निचले भाग पर यूनानी लिपि में लेख लिखा हुआ था। इसमें लिखा था कि इस अभिलेख को टॉलेमी और क्लियोपेट्रा ने उत्कीर्ण कराया था। फ्रांसीसी विद्वान सांपोलियो ने लिपि को पढ़ने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि मिस्री चित्राक्षर अभिलेखों में राजा के नाम को एक रेखा के द्वारा घेरा जाता था, जिसे कारतूस कहा जाता था। इससे सांपोलियो ने यह अनुमान लगाया कि इनमें टॉलेमी और क्लियोपेट्रा नाम लिखे हुए हैं। मिस्र सभ्यता में पिरामिड, मंदिर, मूर्तियां और भित्ति चित्रों का निर्माण किया गया, जिनसे हमें मिस्र के निवासियों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मिस्र में प्राचीन काल से ही इतिवृत्त अथवा घटनाओं का क्रम अनुसार विवरण और राजसूचियां लिखने की प्रथा थी। इसमें 5वें वंश के शासनकाल में लिखी गई सूची प्राचीनतम है, जिनसे मिस्र इतिहास के निर्माण में मदद मिलती है। यूनान के विद्वान हेरोडोटस ने भी मिस्र की यात्रा की, हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की और इसमें मिस्र के इतिहास का वर्णन किया है। रोमन विद्वान डायोडोरस के विवरण से भी मिस्र के इतिहास की जानकारी मिलती है। पवित्र धार्मिक ग्रंथ बाइबल से भी मिस्र के इतिहास की
प्रमुख जानकारियां प्राप्त होती है। अब है मिस्र में कौन कौन सी जातियां निवास करती थी। प्रागैतिहासिक युग में उत्तरी मिस्र में लीबियन और सेमेटिक जातियां निवास करती थी। लीबियन जाति पश्चिम की ओर से आई, इस कारण नील मुहाने के पश्चिम भाग में बसी हुई थी। सेमेटिक जाति अरब से आने के कारण नील नदी के पूर्व में बसी हुई थी। मिस्र के दक्षिण में रहने वाली जाति के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि यह निश्चित रूप से मिस्र के दक्षिण से आई। अब है मिस्र का राजनीतिक इतिहास। मिस्र के राजनीतिक इतिहास को ब्रेस्टेड नामक विद्वान ने 4 कालों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है प्राग राजवंशीय काल। 4000 से 2980 ईसा पूर्व तक के समय को ब्रेस्टेड ने प्राग राजवंशीय काल बताया है। 4000 ईसा पूर्व से पहले मिस्र छोटे छोटे नगर राज्यों में बटा हुआ था। इन नगर राज्यों को नोम कहा जाता था। लगभग 4000 ईसा पूर्व ये नगर राज्य संयुक्त हो गए और 2 बड़े राज्यों में एकीकृत हो गए, उत्तरी मिस्र और दक्षिणी मिस्र। उत्तरी मिस्र अथवा नील के मुहाने का राज्य और दक्षिणी मिस्र अथवा नील की घाटी का राज्य। उत्तरी मिस्र की राजधानी बूटो, संरक्षिका देवी नागदेवी, और इनका विशिष्ट रंग लाल था, इसलिए उसके राजा लाल रंग का मुकुट धारण करते थे। इनका राजचिन्ह पेपाइरस का गुच्छा और मधुमक्खी थे। इनके राजप्रसाद को पे और कोषागार को रक्त भवन कहा जाता था। उत्तरी मिस्र के 7 राजाओं के नाम 5वें राजवंश के एक अभिलेख से प्राप्त होते हैं, जिनमें सेका और कायू प्रमुख थे और अन्य इनके विषय में कुछ ज्ञात नहीं है। दक्षिण मिस्र की राजधानी नेखेब थी। इसकी संरक्षिका देवी ग्रद्र देवी। इसका विशिष्ट रंग श्वेत था। यहाँ के शासक श्वेत रंग का मुकुट धारण करते थे और इनका राजचिन्ह लिली पौधे की शाखा थी। इनके राजप्रसाद को नेखेन और कोषागार को श्वेत भवन कहा जाता था। 3400 ईसा पूर्व के आसपास उत्तरी और दक्षिणी मिस्र को संयुक्त करके मेना अथवा मैनीज ने मिस्र का एकीकरण किया। यह दक्षिणी मिस्र में अबाइडास के पास तेन्नी का निवासी था। इसी के साथ मिस्र के प्रथम राजवंश की स्थापना हुई। मेट्रोपोलिस के प्रथम मंदिर तथा टाहा के मंदिर का निर्माण मेना के संरक्षण में किया गया था। लिली और पेपाइरस की शाखाओं को संयुक्त राज्य के प्रतीक के रूप में अंकित किया गया। प्रथम राजवंश के शासकों ने तांबा प्राप्त करने के लिए सिनाई प्रायद्वीप के विरुद्ध अभियान किया, जिसकी पुष्टि इसी खान के पास एक उत्कीर्ण चित्र से होती है, जिसमें प्रथम राजवंश के सम्राट शेमेरखेत को एक योद्धा पर प्रहार करते दिखाया गया है। मिस्र की प्राचीन लिपि कला का प्रारंभ प्रथम राजवंश के दौरान ही हुआ। दूसरे राजवंश के शासकों में पेरेबसेन नामक शासक के बारे में जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि इसके समय मिस्र के व्यापारिक संबंध उत्तर में काला सागर तक थे। इस तरह मिस्र के प्रथम 2 राजवंशों के कुल 18 शासकों ने 420 वर्षों तक शासन किया। इनका शासनकाल 3400 ईसा पूर्व से 2980 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस समय तक मिस्र की राजधानी हेलियोपोलिस थी। इन प्रथम 2 राजवंशों के शासकों ने लीबियनों और शेमाइटों के विद्रोहों का सफलतापूर्वक दमन किया और नए स्थापित संयुक्त राज्य को स्थायित्व प्रदान किया। ये होरुस, ओसिरिस, सेत, अनुबिस, टाथ, मिन और टा देवताओं की उपासना करते थे, जिनमें होरुस का प्रमुख स्थान था। दूसरे राजवंश के शासकों के अंतिम समय तक मिस्र वासियों ने दलदलों को सुखाने और सिंचाई की व्यवस्था करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। ये इस समय हाथी दांत, तांबा, चांदी, सोने के आभूषण, उच्च कोटि के मिट्टी के बर्तन और लिलियन के सुंदर वस्त्र बनाने में भी निपुणता प्राप्त कर चुके थे। नेक्स्ट है प्राचीन राज्यकाल अथवा पिरामिड युग। 2980 ईसा पूर्व से 2475 ईसा पूर्व तक के समय को पिरामिड युग के नाम से जाना जाता है। इस दौरान पिरामिडों का निर्माण किया गया और इस समय तीसरे राजवंश से छठे राजवंश तक के शासकों ने शासन किया। इस समय राजा को फराउन की सम्मानित उपाधि दी गई। फराउन का शाब्दिक अर्थ है महाप्रसाद का निवासी, लेकिन समय के साथ इसे शासक की परंपरागत उपाधि के लिए प्रयोग किया जाने लगा। 2980 ईसा पूर्व जोसेर ने तीसरे राजवंश की स्थापना की। तीसरे राजवंश के शासक जोसेर के मंत्री इमहोतेप ने 2980 ईसा पूर्व में शक्कर नामक स्थान पर एक 5 मंजिला सीढ़ीदार पिरामिड का निर्माण कराया, जिसकी ऊंचाई लगभग 59 मीटर थी। इमहोतेप एक वास्तुकार, कुशल वैद्य और लिपि शास्त्र का ज्ञाता भी था। अनुश्रुतियों में उसे मिस्री लिपि को सुधारने का श्रेय दिया गया है। उसके समय से
2500 वर्ष बाद यूनानी उसे चिकित्सा शास्त्र का देवता मानते थे। उसके सम्मान में अनेक मंदिर बनवाए गए थे। तीसरे राजवंश के अंतिम शासक स्नेफरू के शासनकाल में इस पिरामिड के सीढ़ी वाले भाग को भरकर ढालदार बना दिया गया। इसे पूर्ण पिरामिड का पहला उदाहरण माना जाता है और स्नेफरू के बाद सीढ़ीदार पिरामिड बनाकर सीढ़ी वाले भाग को अलग से भरने की बजाय पहले से ही ढलवा बनाया जाने लगा। तीसरे राजवंश के अंतिम शासक स्नेफरू के समय व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में मिस्र में उन्नति हुई। इसने लगभग 50 मीटर लंबे जलपोत का निर्माण कराया। कहा जाता है कि लेबनान से 40 जलपोत भेजकर देवदारू मंगाया जाता था। इसके समय उत्तरी नूबिया में विद्रोही जातियों को हराने के लिए एक सैन्य अभियान भेजा गया जो 7000 युद्धबंदियों और लगभग 2 लाख पशुओं के साथ वापस लौटे थे। मेडूम और दसूर नामक स्थानों पर पिरामिड बनवाए। तीसरे राजवंश के शासकों ने मेम्फिस को अपनी राजधानी बनाया। इस तरह तीसरे राजवंश के शासकों ने 2980 ईसा पूर्व से 2900 ईसा पूर्व तक शासन किया। चौथे राजवंश की स्थापना 2900 ईसा पूर्व खुफू ने की। इसने गीजा में मिस्र का सबसे विशाल पिरामिड बनवाया जिसकी गिनती विश्व के आश्चर्यों में की जाती है। यह लगभग 13 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 150 मीटर है और इसके निर्माण में 23 लाख पत्थरों का प्रयोग किया गया है जिनका औसत वजन 2.5 टन के बराबर है। इसमें चौथे राजवंश के शासक खुफू और उसकी रानी के शव रखे गए हैं। हेरोडोट्स का कहना है कि इसका निर्माण 1 लाख मजदूरों ने 20 वर्षों में किया। इसी के साथ ही फराओ अथवा राजा को दफनाने के लिए विशाल स्मारकों अथवा पिरामिडों के निर्माण की परंपरा शुरू हुई। खुफू के बाद डेडेफ्रे फराओ बना। इसके समय में अबुरोस नामक स्थान पर पिरामिडों का निर्माण किया गया। डेडेफ्रे के बाद खेफ्रे राजा बना जिसके समय में पिरामिड और नरसिंगी मूर्तियों का निर्माण कराया गया। यह एक विचित्र प्राणी है जिसका सिर शेर का है और धड़ इंसान का। इसका सिर फराओ खेफ्रे का प्रतिनिधित्व करता है। खेफ्रे के बाद मेंकुरे राजा बना और इस तरह चौथे राजवंश के शासकों ने 2900 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक शासन किया। पांचवें राजवंश की स्थापना 2750 ईसा पूर्व में यूसेर काफ ने की। इसके बाद इसका पुत्र साहुरे फराओ अथवा राजा बना जिसने नौसैनिक शक्ति को मजबूत किया और फिनिशिया, पुंट और नूबिया पर आक्रमण किए। इसने पुंट पर आक्रमण के दौरान काफी मात्रा में गंधरस और कीमती लकड़ी प्राप्त की थी। साहुरे के बाद इस वंश के कई शासकों ने शासन किया और इस तरह पांचवें राजवंश के शासकों ने 2750 ईसा पूर्व से 2625 ईसा पूर्व तक शासन किया। छठे राजवंश की स्थापना तेती द्वितीय ने 2625 ईसा पूर्व की। इसके बाद यूसेर केरे और उसके बाद पेपी प्रथम शासक बना। पेपी प्रथम ने लगभग 21 वर्ष तक शासन किया और इसने सामंतों, पुजारियों और सेनापतियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने का प्रयास किया जिसमें उन्नी नामक व्यक्ति ने इसकी सहायता की थी। उन्नी के नेतृत्व में मिस्र की सेनाओं ने दक्षिण में नूबिया और उत्तर में फिलिस्तीन तक आक्रमण किए। पेपी प्रथम के बाद मरनेरे प्रथम और इसके बाद पेपी द्वितीय ने शासन किया। पेपी द्वितीय ने लगभग 90 वर्ष तक शासन किया जिसका शासनकाल विश्व में सबसे लंबा शासनकाल माना जा सकता है। इस तरह छठे राजवंश के शासकों ने 2625 ईसा पूर्व से 2475 ईसा पूर्व तक शासन किया। छठे राजवंश के पतन के साथ ही प्राचीन राज्यकाल अथवा पिरामिड काल का भी समापन हो गया। 2475 ईसा पूर्व से लेकर 1580 ईसा पूर्व तक के समय को मध्य राजयुग के नाम से जाना जाता है। यह समय 2 प्रमुख घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। इस काल में 2475 से लेकर 1788 ईसा पूर्व तक सामंतों का अधिकार रहा और 1788 ईसा पूर्व से लेकर 1580 ईसा पूर्व तक मिस्र पर इक्सोस नामक विदेशी जातियों का अधिकार रहा। 2475 ईसा पूर्व छठे राजवंश के पतन के बाद 7वें राजवंश की स्थापना हुई, लेकिन इनका शासनकाल किसी भी दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि इस समय स्थानीय सामंतों ने अपने अपने क्षेत्रों में शक्ति ग्रहण कर ली। ये सामंत अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता पूर्वक शासन करने लगे और 7वें राजवंश के शासनकाल में इस तरह सामंत अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। ये सामंत अपनी जागीरों के प्रधान धर्माधिकारी, प्रधान सेनापति और प्रधान न्यायाधीश होते थे। इनके पास अपना महल, सेना और कर एकत्र करने वाले कर्मचारी होते थे। ये अपनी राजधानी में मंदिरों और अन्य
सार्वजनिक इमारतों का निर्माण कराते थे। सामंत अत्यधिक शक्तिशाली हो गए, लेकिन कुछ नियम ऐसे बने हुए थे जिससे राजा अथवा फराव का सामंतों पर नियंत्रण बना रहा। पहला, सामंतों के पास दो प्रकार की जागीर होती थी। एक को वे पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त करते थे, लेकिन दूसरी जागीर शासकीय जागीर के रूप में उन्हें प्राप्त होती थी, और इसे वे उत्तराधिकार के रूप में तभी प्राप्त कर सकते थे जब शासक की तरफ से इसकी अनुमति उन्हें मिली हो। दूसरा, प्रत्येक जागीर में फराव के हितों की देखभाल करने के लिए और उस जागीर में जो राजकीय पशु पाले जाते थे उनकी देखभाल के लिए एक केंद्रीय पदाधिकारी होता था। तीसरा, प्रत्येक जागीरदार को केंद्रीय प्रशासन के पास वार्षिक कर भेजना होता था, और यह कर फराव अथवा राजा का कोषागार इकट्ठा करता था। इन कारणों से फराव अथवा राजा का कुछ प्रभाव सामंतों पर बना रहा। 2475 ईसा पूर्व से लेकर 2165 ईसा पूर्व तक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें राजवंश के शासकों ने शासन किया। 7वें और 8वें राजवंशों के समय मेम्फिस नगर की प्रतिष्ठा अथवा महत्व समाप्त हो गया। 9वें राजवंश की स्थापना अख्तीज ने की थी। 9वें और 10वें राजवंशों के शासक भी कमजोर सिद्ध हुए। ये सामंतों की शक्ति का दमन नहीं कर सके, और इनके समय मेम्फिस के स्थान पर हेराक्लियोपोलिस नामक स्थान शक्ति का केंद्र बन गया, और सामंतों ने दक्षिण मिस्र में स्थित थिब्स नामक नगर को अपनी सत्ता का केंद्र बना लिया। 11वें राजवंश की स्थापना होरुस बहेनेख इंतेफ प्रथम ने 2165 ईसा पूर्व में की। 11वें राजवंश के शासक निभेपेत्रे मेंतु होतेप चतुर्थ के शासनकाल में सोपान मंदिर बनवाया गया। इस तरह 11वें राजवंश के शासकों ने 2165 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक शासन किया। 12वें राजवंश की स्थापना एमनमहेत प्रथम ने 2000 ईसा पूर्व में की। इसने सामंतों की शक्ति पर कुछ नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। इसके बाद इसका पुत्र शेषास्त्रिस प्रथम फराओ बना, जिसके समय नील नदी को एक नहर के द्वारा लाल सागर से मिलाया गया। हेलियोपोलिस, अबाइडोस और कारनाक में विशाल मंदिर बनवाए। इसके बाद एमनमहेत द्वितीय, शेषास्त्रिस द्वितीय, शेषास्त्रिस तृतीय फराओ बने। शेषास्त्रिस तृतीय के समय सेमनेह और कुम्हेह नामक स्थानों पर दुर्गों का निर्माण कराया गया। इसके नेतृत्व में सबसे पहले सीरिया के विरुद्ध सैनिक अभियान की जानकारी मिलती है। इसके बाद एमनमहेत तृतीय फराओ अथवा राजा बना, जिसने 1849 से 1801 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसने अनेक प्रजाहित कार्य किए। इसने सिनाई की खदानों में काम करने वाले मजदूरों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए उनके कार्य पद्धति में आवश्यक सुधार किए। उनके रहने के लिए छोटी छोटी बस्तियां बनाई गई। मिस्र के प्रसिद्ध लेबिरिंथ भवन का निर्माण इसी के समय किया गया, जिसकी लंबाई 305 मीटर और चौड़ाई 244 मीटर है। यह भवन एक प्रकार का प्रशासनिक केंद्र था। स्ट्रैबो नामक इतिहासकार के अनुसार इस भवन के प्रत्येक कक्ष को एक केंद्रीय कार्यालय माना जा सकता है। हेरोडोट्स इसे पिरामिडों से भी आगे बताता है। इसने फ्यूम के निकट मुआरिस झील के जल को नियंत्रित करके तथा नहरें खुदवाकर सिंचाई की व्यवस्था करवाई। इस तरह 12वें राजवंश के शासकों ने 2000 ईसा पूर्व से 1788 ईसा पूर्व तक शासन किया। 1788 ईसा पूर्व से लेकर 1580 ईसा पूर्व तक के समय को सामंती संघर्ष तथा हिक्सोस आधिपत्य का काल माना जाता है। 12वें राजवंश के अंत के साथ साथ मिस्र के मध्य राज्यकाल का भी अंत हो गया। इसका प्रभाव सामंतों और जागीरदारों पर प्रमुख रूप से पड़ा। सामंतों और जागीरदारों में अधिक सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। सामंतों और जागीरदारों के आपसी संघर्ष का लाभ उठाकर हिक्सोस नामक विदेशी जाति ने 1765 ईसा पूर्व अधिकार कर लिया, और यह अधिकार लगभग 2 शताब्दियों तक बना रहा। मेनेथो हिक्सोसों को फिनीशियनों और अरबों से संबद्ध मानता है और इन्हें पशुपालक राजा बताता है। रानी हत्शेपसुत के एक लेख में हिक्सोसों को एशियाई बताया गया है। मिस्र पर हिक्सोस आधिपत्य के साथ ही 13वें राजवंश की स्थापना हुई। 13वें राजवंश से 17वें राजवंश तक के शासकों ने 1788 से 1580 ईसा पूर्व तक शासन किया, लेकिन इनके विषय में कुछ विशेष ज्ञात नहीं है, क्योंकि इस दौरान मिस्र पर हिक्सोसों का अधिकार बना रहा। इस समय का मिस्र का इतिहास अराजकता, बर्बरता और अव्यवस्था का काल माना जाता है। इन बर्बर आक्रमणकारियों के प्रभाव से मिस्र का सांस्कृतिक गौरव नष्ट हो गया। लेकिन मिस्र पर हिक्सोसों के अधिकार से मिस्रवासी 2 तरह से लाभान्वित हुए। पहला, हिक्सोस घोड़ों और रथों से परिचित थे और इस प्रकार मिस्रवासी इस नई युद्ध कला से परिचित हो गए। दूसरा, मिस्रवासी
प्रादेशिक अलगाव की भावना से प्रभावित थे, लेकिन विदेशी आधिपत्य की स्थापना ने उनकी आंखें खोल दी और अब उन्होंने महसूस किया कि स्वतंत्रता की स्थापना और राष्ट्र की रक्षा के लिए आपसी एकता जरूरी है। अब मिस्रवासियों में स्वतंत्रता की भावना का संचार हो रहा था। अब है साम्राज्य काल। 18वें राजवंश की स्थापना अहमोस प्रथम ने 1580 ईसा पूर्व में की। मिस्र में इसके नेतृत्व में हिक्सोस विरोधी आंदोलन चलाया गया और मिस्र वासियों ने हिक्सोस लोगों को हराकर मिस्र से भगा दिया। हिक्सोसों को भगाने के लिए मिस्र वासियों को एक विशाल सेना का निर्माण करना पड़ा और हिक्सोसों को मिस्र से भगाने के बाद इस सेना का उपयोग साम्राज्य विस्तार के लिए किया गया। अहमोस प्रथम के द्वारा 18वें राजवंश की स्थापना से मिस्र के इतिहास का साम्राज्य युग शुरू होता है। इसने 1580 से 1557 ईसा पूर्व तक शासन किया। अहमोस प्रथम के बाद आमेनहोतेप प्रथम फराओ बना। इसके समय नूबिया, लीबिया, सीरिया पर आक्रमण किए गए। इसने लोगों के जनजीवन को अच्छी तरह से व्यवस्थित किया और इसकी मृत्यु के बाद लोगों ने कहा कि महाराजा सुख और शांति का जीवन बिताकर सूर्य से मिलने स्वर्ग चले गए हैं। आमेनहोतेप प्रथम के बाद थुतमोस प्रथम 18वें राजवंश का शासक बना। इसकी रानी थीव्स के शाही परिवार से संबंध रखती थी। इसके दो पुत्र थे, थुतमोस द्वितीय और थुतमोस तृतीय, तथा एक पुत्री थी जिसका नाम था हतशेपसुत। इसने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री हतशेपसुत को शासकीय कार्यों में प्रवीण बना दिया था तथा इसने अपनी पुत्री हतशेपसुत को अपने शासनकाल में सहशासिका नियुक्त कर दिया था। मिस्र सभ्यता में भाई बहन के विवाह प्रचलित थे। बहन से विवाह करने का मुख्य कारण यह था कि यहाँ उत्तराधिकार माता से सीधा पुत्री को मिल जाता था। शासक का ज्येष्ठ पुत्र अपनी बहन से विवाह करके शासन का उत्तराधिकारी बन जाता था और हतशेपसुत का विवाह इसके भाई थुतमोस तृतीय के साथ कर दिया गया, जो हतशेपसुत के पति के रूप में राज्य का वास्तविक दावेदार बन गया। लेकिन वास्तविक शक्ति रानी हतशेपसुत के पास ही रही। थुतमोस तृतीय और हतशेपसुत के आपसी संघर्ष का लाभ उठाकर इनके भाई थुतमोस द्वितीय ने गद्दी पर अधिकार कर लिया, लेकिन थुतमोस तृतीय और हतशेपसुत ने फिर से सत्ता प्राप्त की और मातृपक्ष के समर्थन से हतशेपसुत पुनः मुख्य शासिका बन गई। रानी हतशेपसुत ने मिस्री परंपरा के अनुसार शासक का पद ग्रहण किया, पुरुषों की वेशभूषा धारण की और सूर्य पुत्र की उपाधि धारण की। यह विश्व की पहली संपूर्ण सत्ता संपन्न शासिका थी। इसके समय व्यापार वाणिज्य की उन्नति हुई और इसके समय पुंट पर विजय भी की गई। हतशेपसुत की मृत्यु के बाद सत्ता पुनः थुतमोस तृतीय के हाथों में आ गई। इसने एक शक्तिशाली जलबेड़े का निर्माण कराया और पश्चिमी एशिया पर 15 बार आक्रमण किया और इन पर विजय करके मिस्री साम्राज्य का स्थायी अंग बना लिया। इसलिए इसे प्राचीन मिस्र का नेपोलियन कहा जाता है। इसके बाद आमेनहोतेप द्वितीय, थुतमोस चतुर्थ, आमेनहोतेप तृतीय और आमेनहोतेप चतुर्थ शासक बने। आमेनहोतेप चतुर्थ ने 1385 से 1375 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसे एखनाटन के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का पहला धर्म सुधारक था क्योंकि यह बहुदेववाद, कर्मकांड और पुरोहितवाद का विरोधी था। इसने बहुदेववाद के स्थान पर एकेश्वरवाद पर बल दिया और आतोन को साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित कर दिया। इसने आतोन के नाम पर एक नई राजधानी बसाई जिसने एखनाटन नाम दिया और अपना नाम भी बदलकर एखनाटन रख लिया। इसके समय पश्चिमी एशिया के जो मिस्र के अधीन राज्य थे उन पर हित्तियों ने आक्रमण कर दिया और एखनाटन ने पश्चिमी एशिया के अधीन राज्यों की कोई मदद नहीं की। इस कारण इन्होंने मिस्र की अधीनता का जुआ उतार कर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और धीरे धीरे मिस्र का विशाल साम्राज्य एक छोटा सा राज्य बन गया और अंत में 30 वर्ष की आयु में एखनाटन की मृत्यु हो गई। एखनाटन के बाद सकेरे नामक व्यक्ति ने कुछ समय तक शासन किया तथा इसके बाद एखनाटन के पुत्र और दामाद ने, जिसका नाम तूतनखामेन था, सत्ता पर अधिकार कर लिया। तूतनखामेन के बाद आई नामक पुरोहित ने सत्ता पर अधिकार किया। कहा जाता है कि 18वें राजवंश के शासकों को सूडान, लीबिया, क्रीट, साइप्रस, फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया और इराक क्षेत्रों के लोग कर देने के लिए आते थे। इसका मतलब है ये क्षेत्र इनकी अधीनता स्वीकार करते थे। इस तरह 18वें राजवंश के शासकों ने 1580 से 1350 ईसा पूर्व तक शासन किया। 19वें राजवंश की स्थापना हरमहाव ने 1350 ईसा पूर्व में की। इसने शासन व्यवस्था में सुधार किया, सेना का पुनर्गठन किया,
इसके बाद रेमेसिस प्रथम सेती प्रथम शासक बने। सेती प्रथम को हित्तियों के विरुद्ध सफलता प्राप्त हुई और इसके समय में कारनाक के विशाल मंदिर बनवाए गए। इसके बाद रेमेसिस द्वितीय ने 1292 ईसा पूर्व से 1225 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसके समय में फिलिस्तीन पर विजय प्राप्त की गई और इसने हित्ती राजकुमारी से विवाह किया। कारनाक मंदिर का मुख्य कक्ष इसी के समय पूरा किया गया। इसकी 100 रानियां, 100 पुत्र और 50 पुत्रियां थी। बिल ड्यूरेंट नामक इतिहासकार का कहना है कि इतना विलक्षण शासक शायद ही कभी गद्दी पर बैठा हो। 20वें राजवंश की स्थापना सेतनख्त ने 1200 ईसा पूर्व के लगभग की। इसके बाद रेमेसिस तृतीय से लेकर रेमेसिस 12वें तक के शासकों ने 1090 ईसा पूर्व तक शासन किया। 21वें राजवंश की स्थापना नेसुबेनेबदेद ने 1090 ईसा पूर्व में की और इस वंश के शासकों ने 945 ईसा पूर्व तक शासन किया। 10वीं सदी ईसा पूर्व के मध्य अर्थात 945 ईसा पूर्व के आसपास मिस्र पर लीबियनों का अधिकार हो गया और इन्होंने 712 ईसा पूर्व तक अधिकार रखा। इस अवधि में मिस्र पर 22वें, 23वें और 24वें राजवंश के शासकों ने शासन किया। 22वें राजवंश की स्थापना सेसोंग प्रथम ने 945 ईसा पूर्व की और इस वंश के शासकों ने 745 ईसा पूर्व तक शासन किया। 23वें राजवंश की स्थापना पेदीबास्त ने 745 ईसा पूर्व की और इस वंश के शासकों ने 718 ईसा पूर्व तक शासन किया। 24वें राजवंश की स्थापना बेकनेरनेफ ने 718 ईसा पूर्व की, जिसने 712 ईसा पूर्व तक शासन किया। 712 ईसा पूर्व में मिस्र पर इथोपियनों का अधिकार हो गया, जो 670 ईसा पूर्व तक मिस्र पर इनका अधिकार बना रहा। 670 ईसा पूर्व से 663 ईसा पूर्व तक मिस्र पर असीरियनों का अधिकार रहा। 25वें राजवंश की स्थापना सेबका ने 712 ईसा पूर्व में की थी और इस वंश के शासकों ने 663 ईसा पूर्व तक शासन किया। 26वें राजवंश की स्थापना साइस नामक स्थान के निवासी सामतिक ने की। इसने असीरियनों को हराकर स्वतंत्रता प्राप्त की और 26वें राजवंश की स्थापना की। इस राजवंश के शासकों ने 663 ईसा पूर्व से 525 ईसा पूर्व तक शासन किया। 525 ईसा पूर्व मिस्र पर पारसिकों का अधिकार हो गया। इन्होंने मिस्र पर 332 ईसा पूर्व तक अधिकार रखा और इस दौरान 27वें, 28वें, 29वें और 30वें राजवंश के शासकों ने शासन किया और 332 ईसा पूर्व मिस्र पर यूनानी शासक सिकंदर ने अधिकार कर लिया। तो स्टूडेंट्स, ये था काशीयुगीन मिस्र सभ्यता के दौरान शासन करने वाले 30 राजवंशों का राजनीतिक इतिहास। थैंक यू।